हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं TYBMS का सेम 6 का ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट से है और ये आपके एग्जाम्स में आने वाले राइट। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के केस स्टडी को आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने ट्रांसपोर्टेशन के मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, ठीक है, और उसको समझा कि उसमें किस तरीके से वैम मोदी मेथड या LCM हो गया या NWCR जो मेथड होते हैं उसको यूज़ किया जाता है राइट। तो उस तरीके से हमने सम्स को सॉल्व कर लिया था, लेकिन आज हम जो सीखेंगे वो है आपके केस स्टडी। मोस्ट ऑफ दी जब पेपर्स होते हैं तो उसके अंदर केस स्टडी भी पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर केस स्टडी किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और उसके किस तरीके से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर्स के अंदर। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि विपुल का टेक्स्ट बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ऑपरेशनल रिसर्च TYBMS सेम 6 के लिए। आप भी विपुल का टेक्स्ट बुक यूज़ करो क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर है फाइनेंशियल कोर्सेज के लिए यानी कि TYBMS के लिए। तो अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये 2018 में ये क्वेश्चन आया था मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन केस स्टडी आया था पेपर्स में, बने थे पेपर में, ठीक है। तो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है उसके अंदर केस स्टडी भी पूछ दिया जाता है, या तो कुछ क्वेश्चंस आंसर होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर्स में देखा था। तो आप वो वीडियो को रिफ़र कीजिए ताकि आपके जितने भी डाउट हो ना किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस सब का मैंने हर एक क्वेश्चन को एक एक तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, जिससे कि आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर्स के अंदर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केस स्टडी। अगर आप विपुल का टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी देखते रहिए। पेज नंबर 195 पे क्वेश्चन नंबर 20 है ट्रांसपोर्टेशन केस स्टडी से यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन दिया हुआ है देयर आर द 3 वेयर हाउस ABC, ठीक है, एंड 4 मार्केट प्लेस PQRS। सप्लाई एट द वेयर हाउस इज 8, 9, 13 यूनिट एंड डिमांड मार्केट गिवन है यहाँ पे 8, 9, 6 एंड 7 यूनिट, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शो द यूनिट कॉस्ट डाटा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट एंड अ फिजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेबल वाइज आपको दिया भी है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देख रहे हो। तो टेबल वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया भी है और मैंने यहाँ पे प्रिपेयर्ड भी कर लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट है और वेयर हाउस है। M मार्केट है और WH वेयर हाउस है। तो M मतलब मार्केट के लिए PQRS दिया हुआ है और वेयर हाउस के लिए ABC दिया हुआ है, राइट। सप्लाई दिया हुआ है आपको एंड डिमांड दिया हुआ है, राइट। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, अराउंड टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है टेस्ट द गिवन सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमल या ऑप्टिमिलिटी। तो आपको बताना है कि जो आपको ये टेबल फॉर्मेट में गिवन है क्या ये ऑप्टिमिलिटी है, ठीक है। ऑप्टिमिलिटी का मतलब क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, जब नॉन एलोकेशन सेल्स ना पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हो ये सब क्या आपके एलोकेशन सेल्स है, राइट। तो ये सब क्या है 6, 3, 8, 8, 1, 4 ये सब क्या आपके एलोकेशन सेल्स है, ठीक है। नॉन एलोकेशन सेल्स, अगर नॉन एलोकेशन सेल्स में आपका क्या पॉजिटिव वैल्यू आती है तो दैट इज में ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर वहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको बोलते हैं नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशंस। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बोला कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे टेस्ट बोला हुआ है, यानी कि चेक करना पड़ेगा कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, तो इसको सॉल्व तो हम लोग करेंगे ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द गिवन सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल तो फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन यूजिंग द मोदी मेथड एंड कैलकुलेट ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है सेकंड क्वेश्चन में तो आपको मोदी मेथड यूज़ करके बताना होगा कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन में यही था। थर्ड में था इफ़ 3 यूनिट आर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम B to P हाउ विल द कॉस्ट बी इफेक्टेड। अभी यहाँ पे B to P दिया हुआ है, ठीक है, ये B है और यहाँ पे P है, तो इसका कॉस्ट कितना इफेक्टेड हो सकता है ये आपको बताना है। तो कॉस्ट जो इफेक्टेड होगा वो आपको एलोकेशन नॉन एलोकेशन सेल्स के बेस पे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन एलोकेशन सेल्स है। तो इसका कॉस्ट कितना इफेक्ट हो सकता है, यानी कि इसमें कॉस्ट कितना इंक्रीज़ हो सकता है, कॉस्ट कितना डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में कंसर्न करने या डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन दिए थे ना ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो आगे थर्ड से लेके 7 क्वेश्चन तक दिए गए हैं उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मोदी मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको वैम करके दे दिया गया।
वैम में क्या करते हैं हम, एलोकेशंस करते हैं, ठीक है। ये एलोकेशंस पहले से दे दिया हुआ है, बस इसके अंदर आपको मोदी मेथड अप्लाइड करना है, ठीक है। क्योंकि नॉन एलोकेशन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका मोदी मेथड। तो मोदी मेथड के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि इसको चेक करो कि ये आपका बैलेंस सम है कि अनबैलेंस सम है, ठीक है। तो बैलेंस और अनबैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सप्लाई इक्वल टू डिमांड या डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। उसको प्लस कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा इसमें 29, ठीक है, नहीं सॉरी 30, यहाँ पे 30 आएगा, सप्लाई 30 आया, डिमांड देख लेते हैं 17, हाँ इसमें भी 30 आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब बैलेंस सम दिया हुआ है आपको, अब इसके अंदर सीधा मोदी मेथड अप्लाइड करना है। तो फर्स्ट वन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यू आई, ठीक है, यहाँ पे यू आई और यहाँ पे बीजे का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो आप लोग भी साथ साथ में बना लो ऐसा टेबल, यहाँ पे लिखो यू आई और इधर पे लिखो बीजे, हो गया। देन इसके बाद यू आई को फर्स्ट वन ले लो 0, राइट, इसको 0 ले लिया। और आपको एलोकेशन सेल्स के लिए मैंने जो लॉजिक बताया ना, सिर्फ वही लॉजिक यूज़ करो, ठीक है। एलोकेशन सेल्स, क्योंकि ये आपको शो दैट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको उसका सीधा आंसर देना पड़ता है, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा प्लस, इतना याद रख के चलो। अब क्या कहते हैं यहाँ पे प्लस प्लस माइनस लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू आई 0 ले लिया हुआ है, तो 17 प्लस 0, ठीक है, 17 प्लस 0 करेंगे, 17 प्लस 0 या 17 माइनस 0, 17 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। कैसे किया, यहाँ पे देखो ए क्यू है, ठीक है, ए क्यू यहाँ पे, तो इसका ना ये जो कॉस्ट है वो कितना है 17 है, 17 इसका कॉस्ट है, इक्वल टू यू आई प्लस वी जे होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, ये याद रखो। तो यू आई कितना है 0 और वी जे कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ पे 17 हो गया और 0 में वी जे प्लस कर दूँ तो वी जे ही आएगा, तो दैट इज में वी जे की वैल्यू कितनी हो गई 17, राइट। देन अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 9 है, 9 में से 17 माइनस करेंगे तो 9 में से 17 माइनस होगा तो इसमें आएगा माइनस, ठीक है, -8, राइट। क्योंकि 9 में से 17 माइनस हुआ तो -8 हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे भी, और कहाँ पे एलोकेशन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से 12 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 12 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होएगा, ठीक है। तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30, सॉरी 20, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना होगा 20, तो इधर 20 आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट वन 7 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस 8 15 आ गया यहाँ पे, राइट। ये हो गया कंप्लीट। और कहाँ पे एलोकेशन से, देखो यहाँ पे एलोकेशन से, तो 9 माइनस 20 माइनस 11 आ जाएगा, राइट। और 5 माइनस है यहाँ पे, ये 5 है और माइनस 11 है तो माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 11 16, यहाँ पे 16 आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, राइट। तो ये समझ गए इतना, ये तो हो गया आपका यू आई एंड वी जे। अब क्या करेंगे हम, नॉन एलोकेशन सेल्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉन एलोकेशन सेल्स है, तो ये नॉन एलोकेशन सेल्स, नॉन एलोकेशन सेल्स, नॉन एलोकेशन सेल्स, राइट। तो नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। नॉन एलोकेशन सेल्स, देखो सबका फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वी जे। आपको क्या करना है, फर्स्ट वन यू आई प्लस वी जे करना है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या करोगे आप, यू आई प्लस वी जे करोगे, उसमें से फिर कॉस्ट माइनस कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे देखो ए पी में इसका यू आई कितना है 0, उसका वी जे कितना है 15, तो 0 प्लस 15 कितना होगा 15 हो गया। 19 में से 15 माइनस करो तो 4 आएगा यहाँ पे, हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे यू आई कितना है 0 और ये कितना है वी जे 16, ठीक है। 0 प्लस 16 कितना होगा 16, 18 में से 16 माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 2, राइट। सेम ऐसा यहाँ पे भी 0 इधर पे 17 और इधर पे 20 है, ठीक है। तो 0 प्लस 20 20 हो गया, 17 में से 20 माइनस करो तो -3 आएगा यहाँ पे, वो नो। तो यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स में आपका नेगेटिव आ गया, तो इतना तो पता चल गया कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें और भी नॉन एलोकेशन सेल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 15 ये वाला देख रहे हैं बीपी वाला, तो 15 में से पहले 11 माइनस करो, 15 में से 11 माइनस हुआ तो 4,
11 में से 4 माइनस करोगे तो 7, ठीक है, राइट ना। तो ये हो गया 4, 11 में से 4 माइनस हुआ तो 7। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे 17 में से पहले 11 माइनस को, 17 माइनस 11 6, 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6, ओके। देन यहाँ पे 16 में से 8 माइनस हुआ तो 8, 11 में से 8 गया तो 3, राइट। तो बट यहाँ पे एक जगह पे नेगेटिव आ गया है, तो दैट इज मीन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है। देन यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे नॉन एलोकेशन सेल्स is negative, then solution is not optimal, ठीक है, ऑप्टिमल या ऑप्टिमम, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी इसको ना आपको ऑप्टिमल में कन्वर्ट करना है, जो कि अपना सेकंड क्वेश्चन था कि अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो उसको पहले मोदी मेथड से सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो क्या करना है, ये सब अभी मोदी मेथड कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी मोदी मेथड ही करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक कॉलम बना लिया हुआ है आपको फटाफट समझाने के लिए, ठीक है। तो ये 30-30 है यहाँ पे, यानी कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, बैलेंस सम है ये, इसमें ये लिखो UI और इधर लिखो VJ, राइट। अभी यहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हम क्या कहते हैं, लूप बनाते हैं, या तो स्क्वायर में होता है, या तो रेक्टेंगल फॉर्मेट में होता है, या तो शू शेप में होता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है वो। तो कैसे भी हो सकता है, बस इतना याद रखना है कि जो भी इसका टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, एलोकेशन सेल्स होना चाहिए, ठीक है। जो भी टर्निंग पॉइंट होगा, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ वो टर्निंग पॉइंट है, और जो मैं डार्कन कर रहा हूँ उसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट इज मीन्स यहाँ से तो अपने को स्टार्ट करना है, अभी एलोकेशन सेल्स से जाना है अपने को, ताकि अपना एलोकेशन सेल्स कवर हो जाए फटाफट। तो उस तरीके से अपने को जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ना, यहाँ से लेते हैं हम इसको नीचे तक लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है, यहाँ से आप टर्निंग ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक टर्निंग लोगे, फिर इसके बाद टर्निंग लेने के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, ना ऊपर ना इस साइड, ठीक है, क्योंकि सब जगह नॉन एलोकेशन सेल्स है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आया यहाँ तक 4 के पास, फिर इसको ना ऐसे लेके गया यहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट पे एलोकेशन सेल्स है, फिर सीधा ऊपर लेके जाऊँगा, देखो यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है, और उसको बाद में ऐसा टच कर दूँगा, राइट। तो आपको शायद समझ में नहीं आता होगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सही लाइन से कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसा, ये स्क्वायर फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये देखो ये ना ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे अपना नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है एलोकेशन सेल्स, यहाँ पे 1 है एलोकेशन सेल्स, और यहाँ पे 8 एलोकेशन सेल्स है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अब जो माइनस में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 8 और 4, तो 4 स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 यहाँ पे आपको प्लस करना है, यहाँ पे 4 से माइनस करना है, 4 यहाँ पे प्लस करोगे, 4 यहाँ पे माइनस करोगे, इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके बियॉन्ड जो भी एलोकेशन सेल्स बच गया है उसको हम यहाँ पे पहले कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि इसके ये 3 यहाँ पे बच गया, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 बच गया, 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 8 है तो 8 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब क्या करना है, आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना है नेगेटिव को। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 17 पे 4 आ जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 माइनस करेंगे, ये 4 यहाँ पे 12 पे, तो 4 में से 4 गया तो 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे आएगा 4, 1 में से 4 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलोकेशंस, यहाँ पे था और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया 17 के पास, राइट। अब UI को फर्स्ट 0 ले लो, याद रखो एलोकेशन सेल्स है तो प्लस प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस प्लस होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
अब यहाँ पे 17 और 0 है, तो कभी भी ऐसा होगा तो इधर पे सीधा 17 लिख देना। यहाँ पे भी 17 0 है तो 17 लिख दो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। देन यहाँ पे 9 एंड 17 है, 9 एंड 17, तो 9 में से 17 माइनस होगा तो -8 ये हो गया। फिर इधर पे भी 9 में से 17 माइनस होगा तो -8। चलो UI तो हो गया अपना, VJ चाहिए अपने को, तो 7 में से 8 प्लस हो जाएगा तो 15 यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस प्लस होता है। देन यहाँ पे 5 और 8 प्लस हो जाएगा तो 13, तो यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे UI एंड VJ आपको मिल गया है, बट यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स जो बचा है ना, वही सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अभी फिर से नॉन एलोकेशन सेल्स देखना है कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आ गया तो फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी सब में ऐसा नहीं होता है, एक ही बार नेगेटिव पूछते, हर बार नहीं होता नेगेटिव, ठीक है। तो अभी तो पॉजिटिव में आएगा, इतना तो कंफर्म है। क्या करना है इसमें, पहले UI एंड VJ को प्लस कर लो, तो 15 प्लस 0 15, ठीक है। 15 प्लस 0 15, 19 में से 15 माइनस करो तो 4 आ गया यहाँ पे, ये हो गया। फिर 13 प्लस 0 13, 18 में से 13 माइनस हुआ तो इधर पे 5। अभी ये वाला 15 में से 8 माइनस हुआ तो 7, 11 में से 7 गया तो 4, फिर 17 में से 8 माइनस हुआ तो 11, तो 12 में से 11 माइनस हुआ तो 1, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं अभी, 13 में से 8 माइनस हुआ तो 5, तो 11 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, यहाँ पे आएगा 6। देन 17 में से 8 माइनस हुआ तो 9, तो 12 में से 9 गया तो 3। अभी सब पॉजिटिव आ गया, हो गया, बस इतने ही करना था आपको। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट देयरफॉर नॉन एलोकेशन सेल्स इज पॉजिटिव, देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल या ऑप्टिमम, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द ऑप्टिमल टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ऑप्टिमल टेबल से क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर देने, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर देने से पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, रीम कंडीशन चेक करेंगे। रीम कंडीशन क्या सेटिस्फाइड है क्या, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालने से पहले क्या करना होता है, आपको रीम कंडीशन चेक करना होता है। तो रीम कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है m + n - 1, फिर आएगा नंबर ऑफ एलोकेशन, ठीक है। तो इसमें रो कितना है, 1 2 3 रोज है, और कॉलम कितना है PQRS मतलब 4, तो 4 - 1। एलोकेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, तो 6 = 6, यानी कि रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, रीम कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है। तो अभी आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 17 4 है, पहले वो लिख दो, 17 × 4 प्लस, फिर इधर पे अगेन 17 × 4 प्लस यहाँ पे 6 × 5 या 5 × 6 प्लस 9 × 3, फिर प्लस 7 × 8, देन प्लस 9 × 5, ठीक है। अभी सबका मल्टीप्लाई करके इसका टोटल कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा ₹294। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन के बेसिस पे दिया हुआ है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते। अब यहाँ से आपकी केस स्टडी स्टार्ट होगी, क्योंकि इतना तो हमने पहले भी सॉल्व किया था। अब यहाँ से आपकी केस स्टडी स्टार्ट करना है। इफ़ 3 यूनिट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम B to P, तो हाउ विल बी द कॉस्ट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। अगर 3 यूनिट हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं BP से यहाँ से, ठीक है, तो कॉस्ट कितना इफेक्टेड होगा। तो अगर हम कॉस्ट देखें तो यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते नॉन एलोकेशन सेल का साइन है ये, ठीक है। BP = 4 है, मतलब आपका कॉस्ट कितना है 4 है अभी यहाँ पे, राइट। अगर 3 यूनिट के हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इफ़ 3 यूनिट ट्रांसपोर्ट B to P, देन कॉस्ट विल इंक्रीज। तो इसमें कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर 3 यूनिट हमने इंक्रीज कर दिया, देखिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ से।
अगर मैं यहाँ से 3 यूनिट और ट्रांसफ़र करूँ तो मेरा कॉस्ट कितना इफेक्ट होगा ये बताना है मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे कॉस्ट कितना 4 है, मेरा 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 4 है, तो 3 यूनिट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिर तो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कितना है 11 है, ठीक है, और 3 × 4 करूँगा तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंक्रीज़ अभी यहाँ पे बताऊँगा कितना इंक्रीज़ होगा, 3 × 4 तो मतलब 12, ठीक है, रुपीज़ 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो 12 रुपीज़ से मेरा क्या कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं बी और पी यानी कि मार्केट पी और वेयर हाउस बी से ट्रांसपोर्ट करूँ 3 यूनिट एक्स्ट्रा तो मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th दिया हुआ है, इफ़ द ट्रांसपोर्टर फ्रॉम ए टू आर इज़ प्रिपेयर टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय द 20% इवन इफ़ 1 यूनिट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इज़ गिवन टू हिम तो शुड द ऑफर द एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है आपको कि अगर जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर वो ए से आर, ठीक है, ये क्या रेडी है अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ए टू आर क्या है, ये रिड्यूस करने के लिए रेडी है 20% कॉस्ट को। तो क्या जो बिजनेसमैन है उसको ये ऑफ़र एक्सेप्टेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या देख लो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि कॉस्ट कितना है अपना, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है ए टू आर में, कॉस्ट कितना है ए टू आर कितना 18 है इसका कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट 18 है पर यूनिट। एंड देन और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसपोर्टर आर रेडी टू रिड्यूस कॉस्ट बाय 20%, देन तो 20% वो रिड्यूस करेगा कॉस्ट, ठीक है। तो मतलब 18 का 20% हम रिड्यूस करते हैं, 18 का क्या करना है आपको 20% कॉस्ट को रिड्यूस कर देना है। तो इसका कितना आएगा 3.6 आएगा, ठीक है, 3.6 पर यूनिट आएगा। तो कितना रिड्यूस कर रहा है वो 3.6% क्या रुपीज़ 3.6 यूनिट क्या कर रहा है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना अपने को कॉस्ट है 5 रुपीज़, नहीं तो अपने को अगर 5 से कम ये रिड्यूस करता तो हम इसको एक्सेप्टेड करते हैं, लेकिन ये 5 से कम नहीं है, ये क्या है मतलब 5 से कम मतलब 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 या 7 ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3.6 है, ठीक है। कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है अपने लिए, राइट ना। तो यहाँ पे 3.6 इतना यूनिट को वो रिड्यूस करेगा, लेकिन कम से कम अपना 5 या 5 से ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो इस कॉस्ट को रिजेक्टेड करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट रिक्वायर्ड रिड्यूस 5, ठीक है, कॉस्ट रिक्वायर्ड रिड्यूस 5, इतना तो रिड्यूस होना ही चाहिए था, लेकिन वो 3.6 से हो रहा है। तो देयरफॉर द बिजनेसमैन विल बी रिजेक्टेड ऑफर, ठीक है, बस ऐसे ही करते हैं आपको। देन इसके बाद 5th क्वेश्चन गिवन है, if the management want to embark on the advertisement campaign in one of the marketplace, which one should be selected। तो यहाँ पे बताया कि जो मैनेजमेंट है वो किसी एक प्लेस को सेलेक्ट करता है मार्केट में, मतलब अपने पास गिवन है PQRS गिवन है, ठीक, PQRS में से कोई भी एक मार्केट वो सेलेक्ट करता है, तो वो कौन सा मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेगा जहाँ पे उसका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम होगा और सेलिंग ज़्यादा होगा। तो आपको ये बताना है यहाँ पे। तो इसमें मतलब कोई भी मार्केट आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी एक मार्केट सेलेक्ट करना है आपको कहीं से भी। तो इसके लिए क्या करें, फर्स्ट वन क्या करते हैं हम लोग कि एट ईच मार्केट प्लेस लिखते हैं, एट ईच मार्केट प्लेस, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डिलीवरी, कितना डिलीवरी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिलीवरी वैल्यू, क्योंकि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे डिलीवरी भी तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे डिलीवरी मतलब सेल्स होगा तो ही तो मैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करूँगा, अदरवाइज़ मैं एडवर्टीजमेंट करके कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ मुझे एडवर्टीजमेंट पे अपने एक्सपेंसेस को इंकर्ड करना है तो दैट इज़ में मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा, मेरा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।
लेकिन मुझे ऐसे प्लेस को सेलेक्ट करना है जहाँ पे मेरा एडवर्टीजमेंट भी हो और मेरा सेलिंग भी हो, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग, डिलीवरी वैल्यू इक्वल टू डिमांड, कितना डिमांड है उसको देखूंगा प्लस इंटू वीजे कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड वीजे साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लेते हैं डिमांड इंटू वीजे, सप्लाई नहीं करना है, पहले आपको क्या देखना है, डिमांड देखना है, तो उसके बेस पे सप्लाई समझ में आ जाएगा अपने को। तो देखो सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे आएगा, ठीक है, आपके पास डिमांड ये दिया और वीजे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी मार्केट प्लेस पे आपका डिमांड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे फॉर पी ऐसे लिखेंगे, फॉर क्यू, फॉर आर, फॉर एस, ठीक है। तो इसमें डिमांड, इसका डिमांड कितना है, पी का डिमांड कितना है, 8 है, ठीक है। पी मार्केट में 8 का डिमांड है और उसका वीजे कितना है, 15। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 8 120, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्यू में डिमांड कितना है, 9 का है और वीजे कितना है, 17, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 153। 18 आर में देखेंगे डिमांड कितना है, 6 है और वीजे कितना है, 13, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज मीन 78। और एस में करेंगे तो इसका डिमांड है 7 और वीजे है 17, तो इसमें आएगा 119। तो सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो क्यू। अगर जो मैनेजमेंट है अगर वो क्यू प्लेस पे यानी क्यू मार्केट प्लेस पे अपना एडवर्टीजमेंट करेगा तो उसका डिमांड भी वहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे डिमांड और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी वैल्यूज़ है। चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम डिलीवरी वैल्यू is 153, तो therefore the management should select marketplace Q, ठीक है। द मैनेजमेंट शुड सेलेक्ट मार्केट प्लेस Q, राइट। यहाँ तक ये हो गया 5th। अब आते हैं नेक्स्ट वन 6th पे। 6th यहाँ पे गिवन, इफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम C to R इज डिक्रीज फ्रॉम 11 to 4, तो व्हाट विल बी हैपन टू द ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो C to R दिया हुआ है, C to R ये है अपना C और ये अपना R है, ठीक है। इसमें अगर अपना जो कॉस्ट है 11 है, अगर ये 11 से कम हो जाता है 4 तक, 4 रुपीज़ तक, तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या जो इसमें बोला गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस है वो किस तरीके से बन सकता है आपका, वो बताना है, ठीक है। अगर आपका मार्केट वैल्यू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज़ से कम, मतलब 11 से 4 हो जाता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन कितना बन सकता है ये आपको यहाँ पे बताना है। देन यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो CNR है ना, CNR इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 11 है। 11 से अगर वो 4 रुपीज़ हो जाता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 11 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, अगर 11 से वो 4 रुपीज़ हो जाता है तो दैट इसमें 7 रुपीज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 7 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अपने पास कितना है, 6 है, ठीक है, 6 रुपीज़ तक का है, राइट। तो अगर यहाँ पे 6 और 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, राइट। 6 और 7 मतलब कि जब उसको माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 आएगा तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा फिर, मतलब कि जो नॉन एलोकेशन सेल्स है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो C to R है, ठीक है, इसमें जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 11 से कितना हो रहा है, 4, तो दैट इज मीन्स कितना हो जाएगा, 7। अभी यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स में देखो कितना है, 6 है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ ना, 6 में से 1 माइनस करता हूँ तो -1 आएगा मेरे पास आंसर, ये नॉन एलोकेशन सेल्स में आ जाएगा। जब नेगेटिव आ गया तो मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर, ठीक है,
दिस ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन will not optimal solution। क्यों ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। अगर नॉन एलोकेशन सेल्स में क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एलोकेशन सेल्स। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी नॉन एलोकेशन सेल्स में तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। याद रखिए। तो इस तरीके से आपको सम्स को सॉल्व करना है। एंड सेवेंथ देख लेते हैं। सेवेंथ वन यहाँ पे गिवन है, व्हाट शुड बी डिक्रीज, ठीक है, इन द कॉस्ट ऑफ सेल ए आर सो दैट इट कैन बी यूज अल्टरनेटिवली सो दैट मल्टीपल सोल्यूशन आर पॉसिबल। अगर ए से लेके आर तक, ठीक है, जो इसका डिक्रीजिंग कॉस्ट होगा तो क्या इसका जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस है वो क्या बन सकता है। ठीक है, अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या हो सकता है ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे कॉस्ट क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, राइट। तो कॉस्ट कितना डिक्रीज होगा ए टू आर में, तो ए टू आर में पहले नॉन एलोकेशन सेल्स में कितना है, नॉन एलोकेशन सेल्स में ए टू आर कितना है, 5 रुपीज़ है, राइट, यहाँ पे 5 है। और कॉस्ट रेड्यूस रिक्वायर्ड कितना है, कॉस्ट रेड्यूस रिक्वायर्ड इक्वल्स ₹5। ठीक है, 5 से रेड्यूस होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ ए आर शुड बी रेड्यूस बाय 5, तो 5 से इसका रेड्यूस होना चाहिए तो जाके ये क्या बन सकता है, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन सकता है। तो मतलब यहाँ पे ए टू आर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए आर शुड reduce ₹5 per unit that is means 18 to 13। ठीक है, 5 रुपीज़ रेड्यूस होगा मतलब इधर कितना 18 है, 18 से कितना रेड्यूस होगा 13। therefore, ठीक है, this transportation problem will be optimal solution। तो यहाँ पे जो आपका 5 रुपीज़ था नॉन एलोकेशन सेल्स में, ठीक है, तो आपका अल्टरनेट सोल्यूशन पूछा हुआ है, तो 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 13। तो अगर कॉस्ट रिक्वायर रिड्यूस अपना 5 रुपीज़ है, 5 कैसे पता चला अपने को, नॉन एलोकेशन सेल्स से। ठीक है, अगर 5 रुपीज़ से कम भी होता है ना तो भी आपको चल जाएगा, मतलब कि वो अपना नेक्स्ट यानी कि एक अल्टरनेट सोल्यूशन बन सकता है। तो 18 से कितना हो जाना चाहिए, 13 रुपीज़ तक हो जाना चाहिए तो जाके इसका अल्टरनेट सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बस इतना ही पूछा था। ओके, तो यहाँ पे आपका जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते। ठीक है, तो पहला तो आपने क्या किया, वैम दिया हुआ है, वैम से आप ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट किए। नेगेटिव आ गया है यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स में, इसलिए ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन करने के लिए आपको नॉन एलोकेशन सेल्स में क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू निकाल ली। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन में दिया था कि अगर 3 यूनिट हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम बी टू पी, ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो सकता है, तो कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 12 रुपीज़ से। क्या क्या 3 यूनिट इंटू 4 कर दिया यहाँ पे, राइट। एंड फोर्थ में दिया था कि जो आपका कॉस्ट ए आर है वो रेड्यूस है, मतलब वो रेडी है रेड्यूस करने में 20% तक। तो अपने पास जो ए आर था, ए आर उसमें कितना है, कॉस्ट कितना है 18 है। 18 का अगर हमने 20% रेड्यूस किया तो कितना होगा 3.6, लेकिन अपने को 5 तक रेड्यूस करना है। ठीक है, 5 तक ही रेड्यूस करना है, लेकिन ये 3.6 तक रेड्यूस कर रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर एग्जैक्ट 5 रुपीज़ तक रेड्यूस करता तो हम उसके लिए एग्री हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे सीधा 0 आ जाना चाहिए, यहाँ पे सीधा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ही हम इसके ऑफर को एक्सेप्टेड करेंगे, अदरवाइज को रिजेक्टेड करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में था कि जो मैनेजमेंट टीम है वो क्या यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करेगी, तो ऐसे कौन से मार्केट प्लेस पे वो एडवर्टीजमेंट करेगी ये निकालना था आपको। तो मार्केट प्लेस पे यहाँ पे आपका डिमांड एंड वीजे आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे डिलीवरी वैल्यू, डिमांड और वीजे इसका मल्टीप्लाई कर दिया। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आ रहा है वो क्यू मार्केट प्लेस पे 153 है। तो जो मैनेजमेंट टीम होगा वो क्या करेगा कि 153 जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा वो। ठीक है, मतलब क्यू मार्केट प्लेस पे करेगा।
देन इसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो C2R है, C2R इसमें जो कॉस्ट है वो है 11। अगर 11 से सीधा 4 रुपीज़ तक हो जाता है तो कॉस्ट कितना रिड्यूस होगा, 7 रुपीज़ से रिड्यूस होगा। नहीं, अपने को कितना रिड्यूस करना है, सिर्फ 6 तक ही रिड्यूस कर सकते हो, उससे ज़्यादा ना उससे कम रिड्यूस होना चाहिए। 6 मतलब 6 एग्जैक्ट 6 होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे भी आपका 0 आना चाहिए। अगर 7 रिड्यूस हो जा रहा है तो दैट इज में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नॉन एलोकेशन सेल्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जब नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव आ गया तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। देन इसके बाद जो 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो AR है, ठीक है, उसका जो अल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो सकता है और दूसरा क्या सोल्यूशन बन सकता था, ये आपको बताना है। तो क्या किया हमने कि नॉन एलोकेशन सेल्स में 5 रुपीज़ दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट कितना रिड्यूस हो सकता है, 5 रुपीज़ तक, ठीक है। तो 5 रुपीज़ तक अगर रिड्यूस हो सकता है तो कितना होगा, तो 18 का कॉस्ट है, 18 में से 5 माइनस हुआ तो 13 तक का कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक दूसरा ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होता है, लेकिन जब तक इसका नेगेटिव आंसर नहीं आया तब तक इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है। नेगेटिव आ गया तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बनेगा, इसलिए हम 5 रुपीज़ तक ही इसको कम कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया केस स्टडी, ठीक है। इस तरीके के आपके केस स्टडी आपके एग्जाम में बनेंगे, जो कि या 8 मार्क्स या 7 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, राइट। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो 15 मार्क्स के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही आपको मुझे सिखाना था इस लेक्चर्स के अंदर। आई होप कि ये जो केस स्टडी था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी सम्स में, दूसरे अदर कोई सम्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ, राइट। और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।